हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीपीडिया। चलिए CHSL का एक और शिफ्ट सॉल्व करेंगे। देखिए ये है 14 नवंबर का सेकंड शिफ्ट। ठीक है, देखिए कुछ शिफ्ट ना ऑलरेडी प्लेलिस्ट के अंदर ना सॉल्व हुए हुए, तो आप उसे देख लेना। उस टाइम मेरे पास PDFs नहीं थे तो मैंने सॉल्व नहीं करे थे, जितने अवेलेबल थे मैंने कर दिए थे। तो आज 14 नवंबर का सेकंड शिफ्ट सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, PQR ने एक बिजनेस को स्टार्ट करा, P इज अ वर्किंग पार्टनर। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर कोई वर्किंग पार्टनर है, किसी को सैलरी मिलता है किसी पार्टनर को, तो देखिए उस केस में क्या होता है, सपोज आपका जो एंड में जो प्रॉफिट हुआ है, सपोज 1 लाख रुपीज का हुआ है, और जैसे इन्होंने मेंशन करा P एक वर्किंग पार्टनर है जिसको 2000 रुपीज का मंथली प्रॉफिट मिलता है। सपोज उस पार्टनर को 1000 रुपीज का मंथली प्रॉफिट मिलता था, तो 12 महीने में उसको कितना मिल गया, 12,000 का प्रॉफिट। ठीक है, 12,000 का अगर प्रॉफिट दे दिया तो 88,000 अब जो प्रॉफिट बचा है, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा सारे पार्टनर्स के बीच में। समझ में आई मेरी बात? जब भी कोई वर्किंग पार्टनरों से सैलरी एक्स्ट्रा मिल रही हो, तो पहले जितना टोटल प्रॉफिट हुआ है उसमें से आप उसका सैलरी को अलग करो, उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे सारे पार्टनर्स के बीच में। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए वो यही कह रहा है, P एक वर्किंग पार्टनर है जो रिसीव करता है मंथली सैलरी। ये जरूर पढ़ना, मंथली है मतलब महीने की या पूरे साल की। मंथली सैलरी है कितनी, 2000, तो पूरे साल में उसे कितना मिल रहा है, 12,000 रुपए सैलरी का। ये बात हो रही है P की। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, द रिमेनिंग प्रॉफिट, वही जो मैंने बताया, जो बचा हुआ प्रॉफिट था वो सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कितना, उनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो में। तो इन्वेस्टमेंट की रेशियो क्या है, P/Q/R की इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना हो जाएगा, अगर मैं ये सब 0 हटा दूं तो ये रह जाएगा 5/6/7। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, एट द एंड ऑफ ईयर हमें जो P की जो टोटल अर्निंग है वो कितनी है, 40,000 रुपए। तो हमें बताना है टोटल प्रॉफिट कितना था। अब देखिए अगर P की जो अर्निंग है 40,000 रुपए, उसमें से पहले तो मैं इसके जो 24,000 रुपए उसे सैलरी के मिले वो मैं माइनस कर देती हूँ, वर्किंग पार्टनर है ना। ठीक है, तो देखिए तो जब बचा हुआ प्रॉफिट था, टोटल प्रॉफिट का जो बचा हुआ प्रॉफिट था, उसमें से सिर्फ जो P को मिले हैं वो 16,000 मिले। ठीक है, तो हमें देखो टोटल प्रॉफिट बताना है। अगर देखो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर को, कैसे करते हैं, टोटल प्रॉफिट अपॉन में मतलब सम ऑफ द रेशियोज, तो ये कितना हो जाएगा 18। अगर P की बात हो रही है, क्योंकि मुझे पता है P को कितना मिला है, तो मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू में 16,000, ऐसा कुछ हो जाता है। तो ये देखिए ये हो जाएगा 3200, और टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया, ये हो जाएगा 57600। ठीक है, ये आ गया प्रॉफिट। कब का प्रॉफिट था, कौन सा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, सैलरी डिडक्ट होने के बाद, तो इसके अंदर मैं प्लस में 24,000 कर दूंगी। ठीक है, तो जो टोटल प्रॉफिट हुआ है एट द एंड ऑफ अ ईयर वो कितना हुआ था, 81,600 रुपीज का। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए cos A दे रखा है 5/3, अगर मैं ऐसे A थीटा के लिए बना दूं तो cos दे रखा है 5/13, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी 12, और sin B, और अगर मैं B थीटा के लिए बनाती हूँ यहाँ पे B, तो sin B हमें दे रखा है 12/13, तो ये कितना हो जाएगा 5। अब देखो दोनों ट्राइंगल एक जैसे बने तो हमें 2 ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है, सबके अंदर वैल्यू सेम ही निकलेगी। तो sin के लिए sin की वैल्यू लिख दो 12/13 इंटू में 5/13, प्लस में अगेन वही रहेगा 12/13 इंटू में 5/13। अगर दोनों में वैल्यूज अलग होती तो काम का रहता। 13 13 जा 169, 12 5 जा 60, 62 जा 120। देखिए अब वो क्या कह रहा है, इफ 2 इक्वल क्वांटिटीज, अगर 2 इक्वल क्वांटिटी की शुगर को मिक्स किया गया है, 2 चीनी है, 2 प्रकार की चीनी है, दोनों को सेम मात्रा में मिलाया गया है, तो मैं मान लेती हूँ दोनों को 1:1 की रेशियो में मिक्स करा गया है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, जो पहली शुगर थी वो बेची जाती थी 40 रुपए प्रति किलो, जिसके अंदर उसके अंदर 25% का लाभ था। अगर 25% का लाभ था तो कॉस्ट प्राइस का 125% किसके बराबर हो गया, 40 के। तो 25 5 जा 25 4 जा 5 8 जा, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 32। ये 1 टाइप की शुगर का आया, तो हम क्या करते हैं, प्राइस इनटू में क्वांटिटी प्लस सेकंड वाली जो है वो 30 रुपए पर केजी बेची जाती थी, जिसके अंदर 25% का लॉस था, तो कॉस्ट प्राइस इनटू 75% इज इक्वल्स टू में कितना 30। तो ये कितना हो जाएगा 25 3 जा 25 4 जा, तो ये हो गई 40 रुपए पर किलो इंटू में 1,
और अपॉन में उनकी क्वांटिटीज का सम। तो ये कितना हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 2। तो अब जो ये निकल के आया, ये हमारे पास क्या आया, कॉस्ट प्राइस आया मिक्सचर का, कि जो दुकानदार है, विक्रेता है, उसे कितने की पड़ेगी जब वो बेचने खड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहता है, मिक्सचर को वो बेचता भी कितने पे है, 36 रुपए, मतलब कॉस्ट प्राइस भी 36 है और उसका सेलिंग प्राइस भी 36 है। तो हमसे पूछा जा रहा है प्रॉफिट और गेन परसेंटेज। अब देखो दोनों इक्वल है तो क्या है 0%, कुछ गेन नहीं हुआ, कुछ लॉस नहीं हुआ उसे। देखिए ये किसका है, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अब वो क्या कह रहा है, द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, मतलब दूसरे साल के आखिर में ये अमाउंट है और तीसरे साल के आखिर में ये अमाउंट है। अब देखो ये बात हो रही है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की, तो आप ये सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर को क्या करो, अवॉइड करो। आप ये समझो आपने ये इन्वेस्ट करा और आपका अब ये अमाउंट बन गया, ये मतलब ये मूलधन था और ये मूलधन प्लस उसके अंदर इंटरेस्ट है, ब्याज है, तो हमें बताना रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + R/100/T। अब टाइम तो यहाँ पे एक ही साल है, 2 से 3 साल में। ठीक है, तो देखिए अमाउंट कितना है आपका 465520। मैंने अभी डेसिमल हटा दिया है, ये प्रिंसिपल इधर नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 423200। ठीक है, तो 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब अगर मैं फॉर्मूला खोलूंगी तो ये प्लस का 1 किधर आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, तो माइनस का 1 इज इक्वल्स टू में R/100। ठीक है, एलसीएम लेके आप इसे माइनस करोगे तो ये आपका हो जाएगा 4232 अपॉन में 42320। ठीक है ना, ये माइनस का, अब एलसीएम तो आता ही होगा ना, अब इतना तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 10 बचा, ये कैंसिल हो गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 10% का आ गया। अब देखिए वो क्या कह रहा है, 3 नंबर है जिसका सम क्या है 180 दे रखा है। अब देखिए रेशियो दे रखा है हमें, पहले फर्स्ट और सेकंड का हम 3 नंबर मान लेते हैं, A B C। 2 नंबर का रेशियो दे रखा है 3:5। उसके बाद बोल रखा है सेकंड और थर्ड का रेशियो 4:7। अब देखो बाकी बचा हुआ फिल इन द ब्लैंक की तरफ फिल कर दो, जो जिसके पास है उसे फिल कर दिया। ऐसे में इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, 3 4 12, 5 4 20, 7 5 35। तो ये आ गया आपका रेशियोज, और सम ऑफ द रेशियो अगर आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा 67। इन तीनों को आपस में प्लस कर दिया तो देखिए टोटल कितना है 180 डिवाइडेड बाय 67, और हमें क्या बताना है, सेकंड नंबर बी बताना है, तो मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आपका आ जाएगा 53.73। अब देखिए वो कह रहा है एक ग्रुप है जिसके अंदर 7 स्टूडेंट है, 4 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं। अब वो क्या कह रहा है, स्पेंट एन एवरेज 120 ईच, मतलब जो 7 स्टूडेंट थे सबने 120 रुपए खर्च करे, तो 840 रुपए उन लोगों ने खर्च करे। अब वो क्या कह रहा है, द एवरेज स्पेंडिंग ऑफ बॉयज, बॉयज कितने हैं 4 ने कितना खर्च करा 150, तो 14 5 बाकी बचा कितना 140 है ना, 140। ये किसने खर्च करा होगा, लड़कियों ने खर्च करा होगा, गर्ल्स ने खर्च करा होगा। ठीक है, सॉरी 240। अब वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज स्पेंडिंग ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का एवरेज बताना है। तो गर्ल्स कितनी है 3 है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 80 रुपीज क्या आएंगे, एवरेज आएंगे गर्ल्स के। अब देखिए एक रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड है, रेक्टेंगल मतलब कैसा, आयताकार आंगन है, जिसके अंदर हमें क्या बिछानी है, स्क्वायर टाइल्स बिछानी है। ऐसे ये है, इसके अंदर हमें स्क्वायर टाइल्स बिछानी है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि लार्जेस्ट साइज ऑफ टाइल, कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट साइज क्या होगा टाइल का जो इसके अंदर यूज किया जाएगा। ठीक है, और टाइल कैसे होंगे, स्क्वायर होंगे। तो देखिए ये किसके अंदर है 3.78 मीटर, ये इसकी लेंथ है, बट किसके अंदर है मीटर में, और ये इसकी विड्थ है, ये भी किसके अंदर है मीटर में। और जो टाइल दे रखे हैं हमें सब सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो अब मैं इसको सेंटीमीटर में लाने के लिए क्या करूंगी 100 से मल्टीप्लाई, तो लेंथ कितना आ गया 378 और विड्थ कितना आ गया 525। ठीक है, अब देखिए लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए इसको आप क्या कर देंगे, फैक्टराइज कर देंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 7, ये इसके मैंने फैक्टर बना दिए, इसके बना देंगे 3 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 7। अब देखिए 3 और 7 दोनों के अंदर कॉमन है, बस यही ले लेंगे, 3 7 21 सेंटीमीटर जो रहेगा, व्हाट इज द लार्जेस्ट टाइल विच कुड बी यूज, तो 21 सेंटीमीटर का रहेगा लार्जेस्ट टाइल, मतलब जो 21 सेंटीमीटर रहेगी उसकी एक साइड रहेगी। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, एक आदमी एक मशीन परचेज करता है 80,000 की, उसके ऊपर क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है, इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से कम होता है, तो 3 साल के बाद इसकी क्या वैल्यू रहेगी, तो 90
10% कम हुआ एक साल में, दूसरे साल में फिर 90% रह गई, फिर तीसरे साल में फिर 90% रह गई। ठीक है, तो बस इसे कैलकुलेट कर दो, 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, तो 1 2 3, तो 9 का क्यूब 729, तो 729 को 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 58,320 रुपीज। अब देखिए वो क्या कह रहा है, ए एक काम को 12 दिन में पूरा कर देता है, बी उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 24, ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 1। अब दोनों मिलके 4 दिन तक काम करते हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 3, 24 यूनिट काम को 4 दिन तक करा दोनों ने मिलके, तो 4 3 12, 12 यूनिट काम निपटा दिया, 12 बचा। तो अब वो कह रहा है कि बी को उस काम को कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे। बी की एफिशिएंसी क्या है, एक यूनिट से करेगा काम तो 12 दिन में कंप्लीट करेगा। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक रिटेलर है जो अपने गुड्स को मार्क करता है 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब 100 की चीज कितने में रखी है उसने 140 में, उसके बाद 15% का डिस्काउंट देता है, मतलब 85%। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है उसका प्रॉफिट परसेंट, तो इसको कैलकुलेट करेंगे 119, मतलब 100 की चीज आपने कितने में बेच दी 119 की, तो 19% आपका क्या रहा, फायदा रहा। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक इन्वेस्टर है जो 25,000 रुपए को डिवाइड करता है 2 डिफरेंट अकाउंट के अंदर। ए जो है 4% का सिंपल इंटरेस्ट लेता है और बी जो है कितने का लेता है 6.5 का सिंपल इंटरेस्ट लेता है। ठीक है, ठीक है पर ईयर, मतलब 1 साल का है, मतलब अब आखिर में वो क्या कह रहा है, आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद जो टोटल इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला 3,975 रुपए का। 3,975 का अगर उसे टोटल इंटरेस्ट मिला है, तो देखिए अगर मैं इसको रखूं 3,975 को डिवाइडेड बाय ये टोटल अमाउंट 25,000 से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई इनटू में 100, ठीक है, तो ये आ जाएगा 15.9। ठीक है, ये 15.9 क्या है, 3 साल का इनका टोटल इंटरेस्ट अगर आप इसको मानो तो 15.9 मिला है। ठीक है, देखो इसका डेसिमल हटा दूंगी, ये हो जाएगा 10। अब देखिए ये कितने साल का है, तो 3 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करा, क्योंकि 3 साल का, ये तो 1 साल का इंटरेस्ट था 4, या तो इसको 3 से डिवाइड कर लेते, बात वही रहती। और जो ये डिनोमिनेटर में 10 है, ये 10 इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 10 इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हो गया, मैं इसको पूरा हटा के मैं इसका एग्जैक्ट वैल्यू लिख देती हूँ। ये हो गया 159, ये हो जाएगा 120 और ये रह गया 195, ये इसका वैल्यू बन गया। माइनस करेंगे तो ये आ गया 39 और ये आ गया 36, तो ये क्या है 12:2 में 13 की रेशियो में उसने अमाउंट को इन्वेस्ट करा था। तो हमसे बताना है कि ए में कितना इन्वेस्टमेंट करा है, तो 25,000 टोटल था, डिवाइडेड बाय 25 इनटू में 12, तो कितना आ जाएगा 12,000 रुपीज। आई होप ये समझ में आ गया होगा मिक्सचर और एलिगेशन। या तो आप जो इंटरेस्ट रेट आया था उसको 3 से डिवाइड कर देते तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, या फिर क्या कहते हैं वही है, एक जगह कर दो मल्टीप्लाई और एक जगह डिवाइड कर दो। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस वाई जेड प्लस में जेड एक्स। ठीक है, तो हमसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूं तो इसका भी करना पड़ेगा, 16 16 जा 256 इज इक्वल्स टू में इस पूरी वैल्यू को ही निकालना है, मैं इसे x ही मान लेती हूँ, x इज इक्वल्स टू में 2 और x ये वैल्यू हमें दे रखी है इसकी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 75, बीच में प्लस है ये 150 हो जाएगा, तो माइनस का 150। ठीक है, तो हाँ 150 0 1 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 106। अब देखिए हमें क्या बताना, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 13 एंड 36। देखिए जब भी ऐसा होता है ना कि कोई भी ऐसा नंबर बताओ जो इन दोनों नंबर से मतलब डिविजिबल हो, तो सबसे पहले क्या करना होता है, इन दोनों नंबर का हमें क्या लेना होता है, LCM। ठीक है, अगर आप इसका LCM लेंगे तो आंसर इसका 144 ही आएगा, तो आंसर कितना रहेगा 144। अब देखिए एक कंटेनर है जिसके अंदर 80 लीटर क्या है, मिक्सचर है, किसका, एसिड और वाटर का, किस रेशियो में 7:9 में, तो 80 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियोज, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना है 5, तो 5 7 जा 35,
5 9 45। अब वो क्या कह रहा है, उसके अंदर 8 लीटर एसिड और मिलाया गया, 8 लीटर एसिड मिलाया गया तो कितना हो गया 43। तो अब हमें बताना है कि अब रेशियो क्या है, तो क्या है 43:45, क्योंकि क्या कहते हैं वाटर तो डाला नहीं गया, एसिड ही डाला है तो उसका क्वांटिटी बढ़ गया। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक सर्कल है जो किसके अंदर है, एक स्क्वायर के अंदर है, एक वर्ग के अंदर एक वृत्त है, ठीक है, और स्क्वायर की साइड है 14। तो अगर आप ये देखो तो इसका डायमीटर कितना होगा 7। तो हमें बताना है एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल, वो क्या होता है पाई आर का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 154। आंसर पूरा 154 नहीं दे रखा, 153.9 दे रखा है। अब इतना तो पता होगा, अगर डेसिमल के बाद 0.9 है तो वो उसको पूरा कर देते हैं, मतलब 153 मतलब 5 से अगर ज्यादा का नंबर है डेसिमल के बाद तो ये डेसिमल का ये वाला नंबर इसे कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में, 9 है तो ये 4 बन जाएगा। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक सॉलिड मेटल स्फेयर इज मेल्टेड, एक स्फेयर है जिसे मेल्ट करके क्या बनाया गया है, एक सिलेंडर बनाया गया है, वेयर द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ स्फेयर। इसका जो रेडियस है वो 2r है और इसका रेडियस कितना है r है। मतलब वो क्या कह रहा है, जिसकी त्रिज्या गोले की त्रिज्या से 2 गुनी है, ठीक है ना। तो सिलेंडर कितनी है 2 गुनी, और जो हाइट है सिलेंडर की वो h है, ये h है। और फिर हमसे क्या कहा गया है, एंड द रेडियस ऑफ स्फेयर इज r, ठीक है ना, हमने r से डिनोट करा है 2r। तो हमें रेशियो बताना है h/r, मतलब h/r बताना है। तो देखिए अगर दोनों क्या है, एक ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो उनके दोनों के वॉल्यूम सेम रहते हैं, मैंने बहुत बार बता दिया। तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r है तो r का क्यूब इस 2 में पाई r का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4r का स्क्वायर, मतलब टोटल का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 पाई r स्क्वायर इंटू में h। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये r स्क्वायर ये r से कैंसिल हो जाएगा। तो r बाय h हमारे पास कितना हो जाएगा, r का वैल्यू 1 आ जाएगा, कुछ नहीं बचा, और h का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। तो आंसर कितना रहेगा h, ठीक है ना, सॉरी हाँ r और h इधर, r बाय h, तो r के आगे आएगा 3 और ये आएगा 1, ठीक है ना। तो ये मैंने उल्टा लिख दिया था, तो ठीक है ना। रेडियस हमारे पास कितना आ जाएगा 3 और हाइट आ जाएगा 1। अब देखिए वो क्या कह रहा है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर जो अर्धगोला होता है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई r का स्क्वायर, इज न्यूमेरिकली, मतलब वो जो उसका वॉल्यूम है वो इक्वल है किससे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, गोले का वॉल्यूम 4/3 पाई r का क्यूब, ठीक है। तो हमें बताना है रेडियस कितना है, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है, यहाँ पे एक r बचेगा, सिर्फ एक r, ठीक है। तो देखिए ये 3 इधर चला जाएगा, 3 3 9/4 इज इक्वल्स टू में r, तो कितना आ जाएगा 2.25, रेडियस कितना आ जाएगा 2.25। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक भिन्न है जिसका हर उसके अंश से 5 अधिक है। तो मान लेते हैं उसका न्यूमरेटर x था और ये था x+5। अब वो कहता है यदि अंश और हर दोनों में 3 3 जोड़ा जाए +3 तो नया भिन्न क्या होगा 2/3 के बराबर। तो मूल भिन्न बताना है। तो देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3x प्लस में 9 इज इक्वल्स टू में 8 है, 8 दूनी 16 प्लस में 2x। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 7, ठीक है ना। तो x था हमारे पास 7, एक्चुअल की बात सिर्फ इतनी थी x + 12, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक आइडेंटिटी पता होगी, a + b का अगर मैं होल क्यूब करती हूँ तो क्या होता है a³ प्लस में b³ प्लस में 3ab और a प्लस में b। अब देखिए यहाँ पे a है हमारे पास b, देखो ये जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, a है हमारे पास b और b है हमारे पास 1/b। अगर मैं a मल्टीप्लाई में b करूँ तो मतलब b मल्टीप्लाई में 1/b, तो इसका वैल्यू मेरे पास कितना बचता है 1, ठीक है ना। जहाँ पे भी a मल्टीप्लाई बाय b की बात आएगी वहाँ पे 1 आएगा। अब देखिए पहले a माइनस b का वैल्यू मुझे 3 दे रखा है, अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं, अगर मैंने इसका होल स्क्वायर कर दिया तो इसका भी होल स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू में a² प्लस में b² माइनस का 2 और ab का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे b² प्लस में 1 अपॉन में b² का वैल्यू कितना आ गया 11।
इतनी बात समझ में आई। अब देखिए ये जो बी स्क्वायर है मैंने इसको ए माना है अगेन, और इसको मैंने क्या माना है बी। अब मैं इस ए और बी के अंदर ए प्लस बी का होल क्यूब करूंगी, ठीक है। अगर मैंने इसका होल क्यूब करा है तो मैं इसका भी होल क्यूब करूंगी, तो ये हो जाएगा 1 3 3 1। तो ए का क्यूब करूंगी तो ऑलरेडी इसके साथ 2 की पावर है, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो b की पावर 6 प्लस 1 अपॉन b की पावर 6 प्लस 3। ए बी का वैल्यू पता है ना 1 हो गया, और a प्लस बी मेरे पास कितना है, अगर मैंने इसको a माना है b माना है तो a प्लस बी मेरे पास कितना है 11, ठीक है। तो 1 3 3 1 माइनस का 33, तो आंसर कितना आ जाएगा 1298। आई होप समझ में आ गया होगा, और नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोबारा से अगर कुछ भी रहता है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए इसके फैक्टर बनाएंगे तो 3 इंटू में 3 इंटू में 5। अगर मैं इसे अंडर रूट में से निकालूं तो मुझे पेयर की जरूरत होती है, तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट में 5 प्लस 2 अंडर रूट में 5, और ये तो 5 ही था, तो ये कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट में 5 और अंडर रूट में 5, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना बचा 5। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो आइडेंटिटी पता होगी ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में 1। अगर मैं इसे मैनिपुलेट करूं साइन स्क्वायर के पास 1 ले आऊं तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना, ठीक है ना। तो देखिए डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये भूल जाओ। अब अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगी कॉस स्क्वायर थीटा से तो यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस में साइन बाय कॉस क्या होता है टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा। अगला देखेंगे जस्ट इसे। अब देखिए साइन 2a, इसे 2a ना मानो, इसे थीटा मान लो, क्योंकि यहाँ पे भी 2a ही दे रखा है तो ये थीटा दे रखा है। साइन हमें कितना दे रखा है 3 5, तो ये कितना होगा 4, तो कॉस कितना होगा 4/5। अब देखिए ये तो यूज नहीं करना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अगर हमें 10 दे रखा है 2, ठीक है ना, 10 का वैल्यू दे रखा है 2, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो अगर मैं इसकी थर्ड वो निकालूं साइड तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में 5, क्योंकि देखिए क्या होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना था हमारे पास 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस में 1। तो सिर्फ हाइपोटेनियस चाहिए तो अंडर रूट में 5। तो मुझे साइन ए बताना, साइन ए कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट में 5, और कॉस ए बताना है तो वो क्या होगा 1 अंडर रूट में 5। ऑप्शन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन 74th क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक लाइन पास कर रही है 2 पॉइंट से, ये x1 है y1 है, ये x2 है y2 है। हमें स्लोप दे रखा है, ढलान दे रखा है m, हमें x का वैल्यू बताना है। तो m क्या होता है y2 माइनस का y1 अपॉन में x2 माइनस का x1। तो m है हमारे पास 2, y2 है हमारे पास माइनस का 4 माइनस का 2 अपॉन में x कितना है 3 माइनस का x। तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू में माइनस का 6 अपॉन में 3 माइनस का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 माइनस का 2x इज इक्वल्स टू में माइनस का 6, तो ये माइनस का 2x इज इक्वल्स टू में माइनस का 12। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 6, ठीक है। देखिए इसके अंदर वो क्या कह रहा है, एक मैन क्या करता है वॉक अप ऑन अ मूविंग एस्केलेटर। एस्केलेटर्स तो पता है ना जो मेट्रो स्टेशन पे लगते हैं, तो जब वो ऊपर जाता है एस्केलेटर से तो उसे 30 सेकंड लगते हैं, और जब वो नीचे आता है उस एस्केलेटर से तो उसे 90 सेकंड लगते हैं, टाइम लगता है। तो वो कहता है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक हिम टू वॉक अप द एस्केलेटर व्हेन इट इज नॉट मूविंग। मतलब जब वो सीढ़ियां नहीं चल रही हैं तो उसको ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अब देखिए आपको ये तो पता है कि डिस्टेंस क्या है दोनों का इक्वल है, मतलब एस्केलेटर ये वही ऊपर लेके जा रहा है वही नीचे लेके आ रहा है। तो देखिए डिस्टेंस जब इक्वल हो और 2 टाइम्स आपको गिवन हो, ठीक है, तो देखिए आपको टाइम कैसे निकालना है, टाइम इज इक्वल्स टू में 2xy और x प्लस में y। ये है हमारे पास x और ये है हमारे पास y। तो 2 इंटू में 30 इंटू में 90 और x प्लस में y, ये कितना हो जाएगा 120, ठीक है ना। तो 3 4 जा 2 2 जा, तो ये कितना आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर कितना रह जाएगा 45 सेकेंड्स, ठीक है। आई होप ये सब आपके जितने डाउट्स रहे होंगे क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको लगता है किसी फ्रेंड और फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू शेयर द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।